स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं का ये जो इंग्लिश का पेपर है सेक्शन डी, जिसमें प्रोज पोइट्री और विस्तार से क्वेश्चन रहेंगे, जिसका पेपर आप लोगों को 30 मार्च 2022 को अंग्रेजी का पेपर यूपी बोर्ड का होने वाला है। उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यह वीडियो बनाई गई है आपके लिए। निश्चित तौर पर इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे इस साल, जो कि 40 मार्क के रहेंगे। इसके पहले हमने ग्रामर का जो सेक्शन सी है आप लोगों का, उसका वीडियो अपलोड किया है। यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ, जा करके उसको चेक करें। आपके पेपर में जो सेक्शन डी है, क्वेश्चन 6 से शुरू होगा। पहले प्रोज क्वेश्चन 6 देखें। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। अब यहाँ से दो करना है 8 नंबर के, 4 नंबर के दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने क्या दिया है। वेयर वाज द YMCA पूल, व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय डू। डीप वाटर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें जो भारी भरकम आदमी जैसा शक्तिशाली लड़का था, वह क्या किया, और यह जो YMCA जो तालाब था वो कहाँ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो द YMCA पूल वाज इन यकीमा। तो जो YMCA पुल था वह यकीमा में स्थित था। और आगे पूछ रहा था कि बड़ा लड़का जो भारी भरकम आदमी जैसा दिखता था वो क्या किया। तो द बिग ब्रूसर ऑफ बॉय हु लुक्ड 18 ईयर्स ओल्ड, जो 18 वर्ष का था, ऐसा दिखता था। ही पिक्ड विलियम डगलस अप एंड टस्ट इनटू द डीप। और जो लेखक थे विलियम डगलस, उनको ऊपर उठाया और सीधे नदी में उछाल दिया, फेंक दिया, टास्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। इस प्रश्न 6 में आपको दो क्वेश्चन केवल करने हैं। ऑप्शन दिया जाएगा कम से कम 3, इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर बी का देखें। हु वाज साहेब, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट स्प्रिंग चैप्टर 2 का अप्रोच का आपका है। देखिए, हु वाज साहेब, उसमें जो साहेब नाम का लड़का था वो कौन था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, और उन बच्चों के लिए वो जो गार्बेज था यानी कूड़ा कचरा, उसका क्या आशय है। और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन कूड़े कचरों में वो क्या पाते थे, क्या चीज वो तलाश करते थे। तो हु वाज साहेब, तो हम बता दें कि साहेब वाज पुअर रैग पीकर बॉय। जो साहेब था वह गरीब कूड़ा बटोरने वाला लड़का था। रैग पीकर था, रैग पीकर माने कूड़ा बटोरने वाला। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वाज रैप्ड इन वंडर्स। आगे उसमें पूछा था कि क्या मीनिंग है गार्बेज का उन बच्चों के लिए। तो मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वाज रैप्ड इन वंडर, माने आश्चर्य में कोई रैप्ड माने लिपटी हुई चीज होती थी उन बच्चों के लिए। गार्बेज का जो मतलब होता था उनके लिए एक आश्चर्य था। और हो भी क्यों ना, उन गरीब बच्चों के लिए कोई भी चीज यदि उसमें पा जाते थे तो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। एंड फॉर द इल्डर्स इट वाज मीन्स सर्वाइवल, और इल्डर्स माने बड़े लोगों के लिए यह जीविकोपार्जन का मीन्स था, माने साधन था। सर्वाइवल माने जीवन को चलाने के लिए। और आगे पूछ रहा था कि उस कूड़े कचरे में उन बच्चों को क्या मिलता था। तो दे फाउंड अ रुपीज आर समटाइम 10 रुपीज नोट इन इट। तो कभी कभी उनको 1 रुपए मिल जाते थे अथवा 10 रुपए के नोट भी मिल जाया करता था उन कूड़ा कचरों में। देखिए, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन अथवा इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके प्रोज का जो पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, उस लेसन में जो वहाँ के टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने उस भाषा के बारे में, जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी उनके द्वारा, तो उस भाषा की महत्ता के बारे में क्या बोला। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो टीचर थे उनका अंतिम पाठ था उस दिन का, क्योंकि बर्लिन से संदेश आया था कि अब विद्यालयों में जो फ्रांसीसी भाषा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो काफ़ी भावुक पल था स्वयं फ्रेंच के लिए, जो उनका डिसिपल था मिस्टर हैमल का। तो हैमल ने क्या बोला उस दिन। मिस्टर हैमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बोले थे कि जो फ्रांसीसी भाषा है बहुत ही सुंदर,
भाषा है इन द वर्ल्ड माने संसार में, और इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और यह काफी स्पष्ट और तार्किक भाषा है, लॉजिकल भाषा है। वन शुड नॉट फॉरगेट देयर लैंग्वेज, किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। इट वाज लाइक द की ऑफ द प्रिजन, यह जो भाषा होती है, भाषा तो किसी थाने के चाबी की तरह होती है, जेल के एक चाबी की तरह, यानी पूरी कमांड होती है। अगला क्वेश्चन देखें, डी वाला क्वेश्चन हमने दिया है, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लायर, गांधी जी वकीलों को क्यों फटकार लगाए। हाउ वाज द चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ्स, तो चंपारण की जो एपिसोड है, घटना है, वह गांधी जी के जीवन में किस प्रकार से एक मोड़ लाने वाली था, किस प्रकार से टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके प्रोज का इंडिगो चैप्टर का। तो देखिए, बहुत ही मोटी मोटी रकम वसूलते थे वहाँ के जो जमींदार जागीरदार हुआ करते थे चंपारण बिहार में, और काश्तकारों की हालत बहुत ही खस्ता था। देखिए आंसर, गांधी जी चाइडेड द लायर्स, वकीलों को फटकार लगाए गांधी जी, बिकॉज दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रैपर्स, क्योंकि वो जो शेयर क्रैपर्स थे उस समय बटाईदार थे, उनसे मोटी मोटी रकम वसूलते थे जो जमींदार हुआ करते थे। और उन जमींदारों से जो ये लायर्स होता हुआ करते थे, उन मामले में जो आगे आते थे, जो वकील थे, उनको मिलती थी काफी लंबी लंबी मोटी मोटी फीस, और जमींदार तो उनकी पूरी खेती को किराए पर रख लिया करते थे। तो गांधी जी चाइडेड द लायर्स बिकॉज दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रैपर्स, क्योंकि जो बटाईदार होते थे उनसे मोटी रकम वसूलते थे वकील जो होते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, और चंपारण की जो घटना थी यह जो है गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाली थी। बिकॉज हिज सिविल डिसोबीडियंट वाज सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सिविल डिसोबीडियंट चलाया था, उसमें उनको सक्सेस मिला था, सफलता मिली थी गांधी जी को। इस क्वेश्चन को देख करके जाएंगे ईपी बोर्ड में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमने देखिए दिया है, हालांकि 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन संभावित क्वेश्चन हमने दिया जो कि आने की पूरी पॉसिबिलिटी है ईपी बोर्ड में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द रेट्रेप सेलर, व्हाट साउंड डिड हियर इनटू द फॉरेस्ट, माने रेट्रेप सेलर यानी चूहेदानी बेचने वाला जो विक्रेता था, द रेट्रेप चैप्टर का है, वह कौन था, और व्हाट साउंड ही हियर इन द फॉरेस्ट, और जब जंगल में चला गया तो उसको कौन सी आवाजें सुनाई दे रही थी वहां पर। आइए चेक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिखारी भी था और साथ ही साथ चोर भी था। देखिए, द रेट्रेप सेलर वाज ए बिग बिगर, द रेट्रेप सेलर वाज ए बिगर एंड थीप एल्सो, भिखारी था और चोर भी था। ही सोल्ड स्मॉल रेट्रेप, और छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने का काम करता था, मेड ऑफ वायर, तार की बनी हुई, जो उसको इधर उधर से मिलता था, तमाम स्टोरों से वस्तुएं, तार इत्यादि उनसे बनाया करता था चूहेदानी। एंड और जब जंगल में गया, सड़क के किनारे एक गरीब के घर में चला गया था और वहां से कुछ पैसे लूट करके भागा था जंगल की तरफ, और जंगल में जैसे तैसे वह रात बिताने की कोशिश करता है, और ही वहां पर उसको आवाज़ सुनाई देता है उस एकांत जंगल में। ही हर्ड द हैमर स्ट्रोक साउंड फ्रॉम एन आयरन मिल, उसको एक लौह मिल था, वहीं से कोई आवाज़ हथौड़े की चलने की आ रही थी, वहीं सुनाई दे रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 60 वर्ड में आपको लिखने पड़ेंगे। 2 दिया रहेगा, एक आपको करना है प्रोज से, 7 नंबर का आएगा। आंसर एनीवन। देखिए पहला क्वेश्चन हमने इसमें क्या पुट अप किया है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और कौन सा वह अपने जीवन में काम करना चाहता था और कौन सा कार्य नहीं करना चाहता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट स्प्रिंग प्रोज का आपका क्वेश्चन। गरीब परिवार से संबंधित था जो मुकेश था, जिसके परिवार चूड़ियों, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बेचने का काम करती थी, लेकिन उसका मंशा कुछ अलग था, अपने परिवार से हटके। आइए चेक करते हैं। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार का लड़का था। हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर, जिसके पिताजी इन फिरोजाबाद में गरीब बैंगल माने चूड़ियाँ बनाने वाले थे। लेकिन उसकी क्या चाहत थी मुकेश का, ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, तो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, अतः उसने बोला कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। ही वांटेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, और स्वयं का मालिक बनना चाहता था वह।
द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस। उसकी जो ड्रीम थी, स्वप्न थी, अपने माता पिता की जो बिजनेस था उससे अलग हट करके था, डिफरेंट था। एज बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जैसा कि उसके जो परिवार थे, उसके माता पिता थे, फिरोजाबाद में चूड़ियों बनाने का काम करते थे, लेकिन उसकी मनसा सोच अलग था। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। वह उस फिरोजाबाद शहर में अपने परिवार, अपने माता पिता की तरह चूड़ियों बनाने का काम करने का मन नहीं बनाया। उसका तो कुछ अलग मनसा था। मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ मिजरी एज हिज पेरेंट्स हैड डन। वह नहीं चाहता था कि इस कुचक्र में, जैसा कि मेरे माता पिता पड़े हुए हैं, चूड़ियों बनाने के चक्कर में पड़े हैं, गरीब के गरीब दबे हैं, इस कंडीशन से उबरना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। यानी चंपारण बिहार की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी, कमर्शियल क्रॉप था, फसल थी, क्या था। और आगे इसमें क्वेश्चन और दिया गया है कि व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। गांधी जी ने क्या किया वहाँ चंपारण की सांस्कृतिक और सामाजिक जो बैकवर्डनेस था, पिछड़ापन था, उसको रिमूव माने दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या बेड़ा अपनाई। चंपारण के गांव में उन्होंने क्या किया। इंडिगो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंपारण जो बिहार है, वहाँ की जो समस्या थी, उन छोटे छोटे बटाईदारों यानी काश्तकारों, किसान होते थे, उनकी पूरी समस्या थी। वहाँ के जमींदार थे, किसानों को दबाए थे, 3/3 भाग ले लेते थे। यानी ये कह ले कि 15% जो भाग होता था, जहाँ पर इंडिगो की खेती, नील की खेती की जाती थी, वो उस पर मजबूर करते थे उन किसानों को, और पूरा उनकी फसल किराए के रूप में ले लिया करते थे। इन सब समस्याओं से जूझने के लिए वहाँ का जो किसान था, जो राजकुमार था, गांधी जी से मिलता है, और गांधी जी बखूबी उन सब चीज़ों को दूर करते हैं। और साथ ही तमाम जो कुरीतियाँ थी वहाँ पर, तमाम जो पिछड़ापन था, उसको भी गांधी जी ने दूर करने का प्रयास किया, और किया भी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि चंपारण की मुख्य फसल क्या थी, तो वहाँ का मुख्य फसल नील था, इंडिगो था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो इन चंपारण। चंपारण की जो मुख्य फसल, व्यवसायिक कमर्शियल फसल थी, क्रॉप थी, वो इंडिगो था, नील की खेती थी। और गांधी जी वहाँ की समस्याओं, वहाँ की जो पिछड़ापन था, सांस्कृतिक और बैकवर्ड सामाजिक पिछड़ापन को कैसे दूर किया। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द कल्चरल एंड बैकवर्डनेस ऑफ विलेज कुड बी रिमूव्ड बाय एजुकेशन एंड सैनिटेशन। देखिए, गांधी जी के अनुसार गाँव का जो पिछड़ापन था, गाँव का जो सांस्कृतिक और पिछड़ापन था, उसको दूर किया जा सकता है एजुकेशन के द्वारा, सैनिटेशन माने स्वच्छता के द्वारा, सफाई के द्वारा। साथ ही गांधी जी ने क्या अपील किया था वहाँ के लोगों से। गांधी जी अपील्ड फॉर टीचर्स, टीचरों से अपील किया पढ़ाने के लिए वहाँ के स्कूलों में। द डिसिपल ऑफ गांधी जी महादेव देसाई एंड नरहर पारिक। और उनके जो शिष्य हुआ करते थे, उनका एक नाम था महादेव देसाई और दूसरा था नरहर पारिक। ये लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एंड देयर वाइफ्स केम फॉरवर्ड फॉर टीचिंग। और उनकी जो पत्नियां थी, महादेव देसाई और नरहर पारिक की, उनकी पत्नियां भी आगे आई इस महा अभियान में भाग लेने के लिए, नेक कार्य में भाग लेने के लिए। और फिर आगे क्या काम किया था गांधी जी ने। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेस। उन 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। एंड टीचिंग वर्क स्टार्टेड देयर। वहाँ पर शिक्षण का काम भी प्रारंभ कर दिया गया। और जो पत्नी थी गांधी जी की, कस्तूरबाई, taught people rules of personal cleanliness। पर्सनल क्लीनलीनेस, जो कस्तूरबा बाई थी, उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया, वैयक्तिक क्लीनलीनेस पर ध्यान दिया। साथ ही सी टाट देम कम्युनिटी सैनिटेशन आल्सो। उन लोगों को उन्होंने एक सामुदायिक स्वच्छता का शिक्षा दिया, जो कस्तूरबा बाई थी। और दिस द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ विलेज ending gradually। Thus the cultural and social backwardness of villages ending gradually। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ की जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था गाँव का, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमने रखा है एक और क्वेश्चन। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच। ये
आपके प्रोज का लास्ट लेसन चैप्टर का है। जब हैमल जो टीचर थे उन्होंने घोषणा किया कि ये मेरा अंतिम पाठ है, अनाउंसमेंट किया कि मेरा अंतिम अध्याय है, अंतिम लेसन है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रेंच जो उनका डिसिपल था, शिष्य था, उसके ऊपर। तो देखे, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप। एक बादलों के गर्जन की तरह विद्युत की प्रभाव पड़ा जो फ्रेंच था, शिष्य था मिस्टर हैमल का। फ्रेंच फेल्ट वेरी सारी, बहुत ही दुखी महसूस हुआ। ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, क्योंकि अभी जो फ्रांसीसी भाषा था सही से सीख नहीं पाया था। ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ही हैड लास्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स। वो तो केवल रिग्रेटिंग कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि अरे हमने तो पूरा अपना समय ही बर्बाद कर दिया उन पक्षियों के अंडों को तलाश करने में। सीकिंग द बर्ड्स एग्स, हिज बुक्स बिकम ओल्ड फ्रेंड्स हुम ही कुड नॉट गिव अप। और उसके पास जो किताबें थी, जो उसके लिए पुराने दोस्त की तरह हो गई थी, उसे भी वह छोड़ नहीं सका। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर आल्सो, और वह पश्चाताप कर रहा था, साथ ही वह उनके छड़ी को भी भूल गया था। यानी कि यहाँ पर इस बात का उसके लिए कोई अफसोस नहीं था कि कितना हमारे टीचर हमें डांटते थे, कितना रूल माने छड़ी से हमको पीटते थे, इस बात का उसको फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो दुख हो रहा था कि इतने अच्छे टीचर जो थे हैमल, अब हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं, हम सीख भी नहीं पाए इतनी सुंदर भाषा को। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पोइट्री से दिया गया क्वेश्चन है। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो कि 6 मार्क के आपके पोएट्री से क्वेश्चन दिए जाएंगे। पोएम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पोएम दे करके उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोएम पर आधारित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 6 मार्क के। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर है पोइट्री का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। और एक चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर। इन 2 चैप्टर से निश्चित तौर पर ये पोएम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यूपी बोर्ड में। तो हमने ये जो रखा हुआ है पोइट्री का पोएम है, ये आपके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम चैप्टर से है। आपका जो पोएम सेकंड है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस विड्स, द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, द टाल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, जिसमें उन बच्चों का जिक्र किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही मलिन बस्ती में जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें उसके तहखानों के अंदर ये दब कर रह गए हैं। ये जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही कुपोषित हैं, उनके जीवन में जो गस्ट वेव्स है, जो लहरें हैं, वो कभी झोंकेदार जो लहर है यानी खुशियाँ कभी नहीं आती। वो दबे कुचले सताए गए हुए, वो तो ऐसे ही हैं लाइक रूटलेस वीड्स, माने कि ऐसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनका कोई जड़ नहीं होता, और पानी के माध्यम से कभी यहाँ तो बहकर कभी वहाँ चले जाते हैं। बहुत ही कुपोषित बच्चे, पेपर स्विमिंग बॉय यानी दबे कुचले, और ये बहुत ही पतले पेपर की तरह लड़के, इसमें लड़के का जिक्र हो रहा है जिसकी जो आंखें हैं रैट की तरह धंसी हुई हैं। तो ये पोयम है और इसको देख लेंगे इस पोयम को। और नीचे निम्न क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज वेरी फार फार फ्रॉम दी चिल्ड्रेन, इन बच्चों से क्या बहुत बहुत दूर है। तो उन बच्चों के लिए जो गस्टी वेब्स है, गस्टी वेब्स का मतलब कि जो झोंकेदार लहर है, जो खुशियाँ है, इन बच्चों के चेहरे पर कभी आ ही नहीं सकती उस क्लासरूम में, मलिन बस्ती में जो है गस्टी वेब्स। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेकेंड लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, यानी कि जो पंक्तियां हैं दूसरी पंक्ति में किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का प्रयोग किया गया। ऐसा क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आता है। तो फिगर ऑफ स्पीच हमने अपने चैनल पर बता रखा है कक्षा 11वीं में, वो कोई न कोई आता है, या तो सिमिली आ जाए, मेटाफर आ जाए, कोई भी आ सकता है जो आपके इसी पोएम पर आधारित होगा। तो आप ये जो पोएम है सेकंड वाला लाइन देखें, पूछ रहा है तो यहाँ पर लाइक रूटलेस वीड्स, तो जहाँ पर एज देखें, जहाँ पर एज लाइक ये सब शब्द आते हैं वहाँ पर हम लोग सिमिली बनाते हैं, सिमिली अलंकार। तो इसका जो आंसर होगा सिमिली। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु हैज राइट आइज, माने किसकी जो आंखें हैं वो रेड की तरह हैं। तो द पेपर स्विमिंग बॉय, जो पेपर की तरह काफी पतला लड़का दिख रहा है, उसकी आंखें रेड की तरह, चूहे की तरह, अर्थात कहें तो बहुत ही कुपोषित है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज अनलकी हेयर, मतलब अभागा जो हेयर माने होता है उत्तराधिकारी, अभागा
उत्तराधिकारी कौन है? तो द बॉय विथ स्टन्ड ग्रोथ इज द अनलकी हेयर। तो इस पोयम में जो दिया गया है वह जो स्टन्ड ग्रोथ है, जो यानी कि कुपोषित बच्चा है, वही बहुत ही अभागा उत्तराधिकारी है। पूरा जो आपको सेक्शन जो डी है उसमें जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आने की संभावना है, हर क्वेश्चनों को हमने इसमें समाहित किया है, जरूर आपके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 विकल्प आपके सामने रहेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया इसमें कि माई मदर एट 66 आ सकता है, बहुत ही चांस है। कीपिंग क्वाइट, ये भी बिल्कुल चांस है। थिंग ऑफ ब्यूटी, तीनों का कंप्लीट कर लीजिए, हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है इनके सेंट्रल आइडिया का, जाकर के चेक करें। अब यहाँ से जो क्वेश्चन 10 है, ये आपका सप्लीमेंट्री विस्तार शुरू होता है, जो कि 2 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे 8 नंबर के, 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने क्या इसमें पुटअप किया है कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई ही वाज लेटर केप्ट इन जापान। तो सदाओ अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में उसे जापान में क्यों रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके द इनमी चैप्टर से है, आपके विस्तास का। सदाओ जो था, डॉक्टर सदाओ वाज जापानी सर्जन, एक जापानी चिकित्सक था, शल्य चिकित्सक था। ही वाज ओनली सन, मात्र अकेला लड़का था अपने पिता का। सो हिज फादर वांटेड टू गिव हिम हायर एजुकेशन, अतः उसके पिता चाहते थे कि हमारा बच्चा बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करे, इसीलिए उसको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया था। सो ही सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो उसको दवा और शल्य चिकित्सा सीखने के लिए उसके पिताजी अमेरिका भेज दिए थे सदाओ को, और फिर बाद में सीख करके आया तो उसको देश सेवा के लिए रखा गया वहाँ जापान में। वही बोल रहा है कि ही वाज केप्ट इन जापान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड जर्नल। जो वृद्ध जनरल था वहाँ का, उसके उपचार के लिए उसको रखा गया था जापान में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रखे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज सैम विनर एंड व्हाट डिड ही से इन हिज लेटर टू चार्ली। पहला ही चैप्टर विस्तास का द थर्ड लेवल चैप्टर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सैम विनर कौन था और व्हाट डिड ही से इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को उसने अपने पत्र में क्या बोला, क्या लिखा था। तो चार्ली का दोस्त था, फ्रेंड था। सैम विनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त था। सैम सेड इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, और अपने उस पत्र में जिक्र किया था कि अरे हमने तो थर्ड लेवल पा लिया। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल एंड केम हियर विथ लूसिया। देखो तुम तलाश करते रहो तीसरे लेवल का, और उसी के साथ अपनी पत्नी लूसिया के साथ मेरे पास आना, ऐसा वो अपने पत्र में बोला था चार्ल्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, इसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड। टाइगर किंग कौन था, 100वां टाइगर कैसे मारा गया। विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, किंग थे, उन्हीं को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, अनेकों नाम था उनका। आपके कक्षा 12वीं का प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री का सभी चैप्टर हमने कवर किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट का, कक्षा 12वीं का, जाकर के हर क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो 100वां टाइगर कैसे मारा गया देखेंगे। महाराजा जो वहाँ के थे, टाइगर किंग, टूक केयरफुल एम एट द 100th टाइगर विथ जॉय। जब 100वां टाइगर सामने आया तो उस पर उन्होंने बड़े ही सावधानी से अपना एम माने निशाना साधा, बड़े ही हर्ष के साथ। अब तो मैंने 99 शेरों को मौत का घाट लगा दिया, टाइगरों को, अब मेरा जो 100वां टाइगर है, मेरी सफलता मेरे हाथ लगेगी, इस पर वो बेहद खुश थे। बट द बुलेट हैड मिस्ड इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोली दागी, गोली मिस्ड कर गई टाइगर को। उनको लगा कि मैंने तो मार दिया, लेकिन वास्तविकता ये था कि मार नहीं पाए। उनका जो सैनिक अलग था वो देख रहा था, उसने ही बाद में उसको किल्ड अप किया। जो किंग थे काफ़ी खुश थे। इसके बाद अपने बच्चे का जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक टाइगर वुडन लकड़ी की बनी हुई गिफ्ट के रूप में खरीदा। और आपको तो पता ही होगा, वो जो लकड़ी का वुडन जो गिफ्ट था टाइगर, उसकी पूरी बॉडी पर एक कीलें लगी हुई थी, और उसमें से खेलते खेलते एक कील राजा के हाथ में जा कर के गड़ गई, और वहीं उनकी मृत्यु का सबब बना था।
तो वही बोल रहा है कि द किंग बॉट ए वुडन टाइगर गिफ्ट ऑन हिज चाइल्ड्स बर्थडे। अपने बच्चे के जन्मदिन पर उन्होंने एक लकड़ी की बनी हुई वुडन टाइगर गिफ्ट के रूप में खरीदा उसे देने के लिए, विच बिकम द काज ऑफ किंग्स डेथ। और वहीं राजा की मृत्यु का कारण बना। हालांकि वो 100वां टाइगर अपने हाथों से नहीं मार पाए थे जो किंग थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन है। हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है? हाउ वाज डेरीज फेस बर्न्ट? और डेयरी का जो चेहरा था कैसे जल गया था? ऑन द फेस ऑफ ईट चैप्टर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, मिस्टर लैम्ब वृद्ध आदमी थे। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। ही वॉज डिसेबल्ड मैन, विकलांग भी थे, डिसेबल्ड थे। विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टीन, और उनकी जो टांगें थी टूट गई थी और किसी एक्सीडेंट में, और वो नकली टांग लगवाए हुए थे, आर्टिफिशियल लेग, एक कृत्रिम लेग उनका था जो कि टीन का बना हुआ था उनकी पैर का। और उसमें जो दूसरा जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो है मिस्टर डेरी, जिसका कि चेहरा जल गया था तेजाब से। तो वही बोल रहा है कि द फेस ऑफ डेरी वाज बर्न्ट बाय एसिड, तेजाब से जल गया था उसका चेहरा। ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न्ट इट ऑल अवे। और उसके पूरे चेहरे पर जो तेजाब था पूरी तरह से गिर गया, और उस चेहरे का वह जो भाग था बहुत ही बुरी तरह से जल गया था। लोग उसको चिढ़ाते थे देख देख करके, बहुत ही उपेक्षित हो गया था ये जो डेयरी था। लेकिन मिस्टर लैम्ब के पास जाता है और उनका सहारा लेता है। मिस्टर लैम्ब भी उसे काफ़ी अच्छे से सराहना करते हैं, उसकी अंतर हृदय से उसको प्रेरित करते हैं। सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन आपके विस्तार का, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आंसर एनीवन इन 60 वर्ड। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है, हु वाज रोजर स्कंक? What had happened with Roger Skunk when he got the smell of rose? आपके विस्तार का शुड विजल्ड हिट मम्मी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें जो रोजर स्कंक था कौन था, और व्हाट हैड हैपेंड विथ रोजर स्कंक व्हेन ही गॉट द स्मेल ऑफ रोज? जब बहुत ही बदबू देता था, लेकिन वह जब जादूगर के पास गया तो वो बहुत सुगंधित महक उसमें से आने लगी, गुलाब की तरह। तो फिर उसके साथ क्या परिघटना घटती है उसके बारे में बताना है। देखें, रोजर स्कंक वाज द लिटिल क्रीचर हु लिव्ड इन द डीप डार्क वुड्स। छोटा सा जंगल में रहने वाला जानवर था, क्रीचर था, प्राणी था। हु लिव्ड इन डीप डार्क वुड्स, घने घनघोर अंधेरे जंगल में रहता था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत ही बदबूदार महकता था। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर्स लिटिल वुडलैंड्स क्रीचर प्लेड विथ हिम। बोल रहा है इतनी तेजी से वो महकता था कि अन्य जो जानवर थे, अन्य जो कीचड़ थे, जंतु थे, उसके साथ खेला भी नहीं करते थे। बट व्हेन रोजर स्कंक गॉट द स्मेल ऑफ रोजेज, लेकिन जब वह जादूगर के पास गया और उसकी जो रोज की सुगंध थी वापस आ गई, महकने लगा सुगंधित, देन ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हुआ उस समय से। जब उसको गुलाब जैसी सुगंध उसमें आ गई तो ही रैन आउट इनटू द डीप वुड्स, और उन घने घनघोर जंगलों की तरफ दौड़ पड़ा। एंड द अदर लिटिल एनिमल्स गेदर्ड अराउंड हिम, और जो तमाम जंतु थे जो कुछ देर तक उसका साथ नहीं देते, उसके साथ खेलते नहीं थे, उसकी इतना तेज महकता था, अब उसके पास अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब बहुत ही अच्छा उसमें से सुगंध आ रही थी, महक रहा था। नाउ ऑल एनिमल्स गेदर्ड अराउंड हिम एंड स्टार्टेड टू प्ले विथ हिम, अब सभी जीव जंतु उसके साथ खेला करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको जरूर आप चेक करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने दिया है, व्हाई इज अंटार्कटिका द पैलेस? व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू दी अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? ये बोल रहा है जो धरती पर अंटार्कटिका भाग है वहाँ क्यों जाना चाहिए। यहाँ जो धरती की जो प्रेजेंट थी, वर्तमान, भूत और जो भविष्य है, इसको समझने के लिए हमें अंटार्कटिका पर क्यों जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का है आपके विस्तार से। तो इस क्वेश्चन को आइए चेक करते हैं। We can know about the earth past present future by the place of the Antarctica। तो हम ये जो हमारी जो धरती है, अर्थ है, इसका भूत, इसका प्रेजेंट वर्तमान और इसका भविष्य जानने के लिए हमें जरूर यहाँ पर जो अंटार्कटिका है यहाँ पहुँचना चाहिए, जाना चाहिए।
इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, वही बोल रहा है कि यदि हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहते हैं कि धरती का जो वर्तमान है, जो भूत है, जो फ्यूचर है, तो देन अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस वेयर वन कैन गो, वेयर वी शुड गो, जहाँ पर हमें जाना चाहिए। द बर्निंग of natural fuels such as coal or gas has created a blanket of carbon dioxide around the world which is increasing the global temperature day by day। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल फ्यूल्स, खास करके जो कोयला है और जो गैस हैं, इनके जलने से, बर्निंग होने से विश्व के चारों तरफ एक आवरण बन जा रहा, ब्लैंकेट बन जा रहा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड की इस बढ़ती हुई जो मात्रा है, एक ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है। जो वैश्विक जो तापमान है विश्व का, सार का तापमान ही बढ़ा दे रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ से के अध्ययन से पता चलता है अंटार्कटिका इज द प्लेस विच इज कवर्ड बाय द शीट ऑफ आइस। आगे उसमें बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका का जो भाग है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। विच हैज नेवर सस्टेन्ड द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो बर्फ इतना है वहाँ पर मानव जाति जा ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। एंड इट्स आइस कोर्स, और इसकी जो बर्फीली जो कतरे हैं, जो चादरें हैं, परतें हैं, 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड। तो इसके बर्फ के जो परतें हैं उनके बीच 5 लाख वर्ष पुराना जो कार्बन का रिकॉर्ड है वो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ है। So thanks.